हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। प्रिय छात्रों, हम पूर्व की कक्षाओं के अंदर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे थे, जिसमें हमने भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआती प्रकरण से लेकर अब तक के प्रकरणों का मुख्य बिंदु के रूप में, जैसे सबसे पहले हमने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखा। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के साथ साथ हमने भारतीय राष्ट्रवाद के चरण, जिनमें उदारवाद है, उग्रवाद है और गांधीवाद का अध्ययन किया। साथ साथ हमने ये देखा कि भारत को एक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस प्रकार का एक सोच समझ कर के रणनीति के माध्यम से अंग्रेजी शासन को बाहर निकालने का प्रयास किया है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के चरण में हमने हमारे देश के अंतर्गत जो योगदान है भारतीय राष्ट्रवाद के, जिनके अंतर्गत हमने उदारवादियों का योगदान देखा, उग्रवादियों का योगदान देखा और गांधीवाद की जो लक्ष्य तक पहुंचाने की जो उनकी जो सूझबूझ थी, दूरदर्शिता थी, और सबसे विशेषकर बात ये थी कि अहिंसात्मक नीति के माध्यम से उन्होंने हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का जो संकल्प लिया, उस संकल्प को उन्होंने सफल बनाया। तो हम आगामी आज के इस बिंदु के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि भारतीय आज़ादी प्राप्त करने के बाद एक शासन को संचालित करने के लिए किस प्रकार की एक योजना बनाई गई, जिससे हमारी जो आदर्शवादिता है, उद्देश्यता है, और उसको सफल बनाया जा सके कि क्या हम हमारी आज़ादी को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो ऐसी कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए जिस व्यवस्था के द्वारा सभी लोगों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके लिए विशेषकर आपने देखा कि एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया गया जो विश्व के अंतर्गत सभी देशों में अपने अपने स्तर पर अपनाया जा रहा था। उसकी भौगोलिक स्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ उनके लोगों का जो स्तर है, उनके विकास के लिए जो परिस्थितियां उपलब्ध कराने की जो रणनीति है, इन सब को विशेष ध्यान में रख कर के एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया गया, जिस सिस्टम को हम भारतीय संविधान के नाम से जानेंगे। और हम देखेंगे जो हम अब जो अध्ययन कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं में विशेषकर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसके अंतर्गत संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें विशेषकर जैसे शिक्षक भर्ती के लिए, रेलवे या भारत में होने वाली कोई भी भर्तियां हो जो हमारी शासन व्यवस्था के बारे में विशेषकर जानकारी के बारे में पूछी जाती है, तो हम आज इसी टॉपिक को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला अपना बिंदु है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये जो प्रश्न है, ये विशेषकर आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आपकी परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न, इसके जो एक एक पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के अंतर्गत किसी भी पॉइंट का अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें बनने वाले जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है
वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो इसके बारे में पूछते ही पूछते हैं। और बड़ा प्रश्न आपका ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 20 नंबर का बड़ा प्रश्न है। छोटा प्रश्न भी इसके टुकड़ों में आता है और इसका एक एक पॉइंट है, उसके भी क्या करते हैं, अनेक प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिससे शासन की समस्त प्रक्रियाएं जिनके अंतर्गत से नियुक्ति है, उनकी क्षेत्राधिकार हैं, उनकी पदच्युति हैं, उनके जो विशेषाधिकार हैं, इन सब का उल्लेख होता है। और इसी का जो उल्लेख है उसको हम किसके नाम से देख रहे हैं, संविधान के नाम से जान रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं। शासन को संचालन करने के लिए, शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लिखित, निर्मित दस्तावेज। विशेष रूप से ध्यान देना कि संविधान क्या है। तो संविधान में कौन सी बात कही गई है, शासन व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए लिखित व निर्मित दस्तावेज जो पूरी तरह से जनता द्वारा, जनता द्वारा स्वीकृत, जिसको हम क्या कहें, कानून, जनता द्वारा स्वीकृत हो, जनता द्वारा क्या हो, स्वीकृत हो। और जनता के द्वारा जो स्वीकृत है और जिसको क्या किया गया है, न्यायालय भी क्या दे रहा है उसको, क्या दे रहा है, स्वीकृति दे रहा है, उसके स्वीकृत हो, उसके समूह को मतलब कानूनों के समूह को, किसका नाम दिया, समूह को संविधान कहते हैं। देखिए, विशेष रूप से ध्यान दें, शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लिखित निर्मित दस्तावेज जो पूरी तरह जनता द्वारा स्वीकृत है। और जनता उसे स्वीकृत किसके रूप में कर रही है, कानून के रूप में। उसके समूह को क्या कह रहे हैं, संविधान कह रहे हैं। तो ये जो संविधान है, वो संविधान शासन को संचालित करने के लिए एक दिशा निर्देश है, उनका मार्ग प्रशस्त कर है। उनके द्वारा जो समस्त जो परिस्थितियां हैं जिसमें प्रशासन और जनता, इनके बीच में समन्वय पैदा करता है। किस किस के बीच में, शासन, इनमें तीन का, शासन प्रशासन और जनता, इन तीनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को किसके द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, संविधान के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये संविधान एक कानून का समूह है। किसका संविधान है, संविधान क्या है, कानूनों का, इसको हम संयुक्त और इसको हम सरल और छोटे शब्दों में ये कानूनों
कानूनों का वह समूह है, कानूनों का वह समूह है या लिखित या वह समूह है या वे दस्तावेज जो शासन को, सरकार को संचालित करने का दिशा निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उनको हम क्या कहें? कानूनों का वह समूह है जो शासन को संचालन करने का दिशा निर्देश देते हैं। उन्हीं का नाम क्या है? उन्हीं का नाम क्या है? संविधान है। अब संविधान को हम ये देखें कि संविधान के अंतर्गत क्या है कि जहाँ संविधान कहाँ हो रहा है, जहाँ भी क्या है? शासन है। शासन को संचालन कौन करता है? शासन को संचालन कौन करता है? सरकार। शासन को संचालन कौन कर रहा है? सरकार। और सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं, जिनमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या नाम दे रहे हैं? सरकार। ये क्या करती है? कानून का निर्माण कर रही है। कानून का क्या कर रही है? ये निर्माण कर रही है। ये व्यवस्थापिका है, उसको संयुक्त रूप में हम किसका नाम दे रहे हैं? जो कानून का क्या करती है? यहां देखिए, सरकार जो कानून को क्या कर रही है? लागू कर रही है। कानून को जो क्या कर रही है? कार्यपालिका क्या कर रही है? कानून को लागू करती है। और व्यवस्थापिका क्या कर रही है? कानून का निर्माण कर रही है। और न्यायपालिका उसका क्या कर रही है? उल्लेख कर रही है। तो ये जो समूह है, इसका क्या नाम है? सरकार। तो आपको पूछे, आम बोलचाल में ये पूछा जाता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं? तो आप बताएंगे सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है कार्यपालिका, दूसरी होती है व्यवस्थापिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। आपको पूछा जाएगा कार्यपालिका क्या काम करती है? तो आप बताएंगे कार्यपालिका संसद के बने हुए कानून को लागू करती है। संसद के बने हुए कानून को क्या कर रही है? लागू कर रही है। हम इधर इसको शॉर्ट में विशेष रूप से देखें। विशेष रूप से देखना, शासन का संचालन, शासन व्यवस्था। अब शासन व्यवस्था का संचालन होता है, वो किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? सरकार के द्वारा। अब सरकार है, उस सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कितने अंग हैं? 3 अंग। सरकार के 3 अंग में सबसे पहले कौन सा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका। अब कार्यपालिका है, 2 नंबर पर कौन सा है? व्यवस्थापिका। और 3 नंबर पर कौन सा है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। अब ध्यान देना, कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करने का कार्य। अब कानून को लागू करने का कार्य है, तो कानून को लागू करने का जो कार्य है इसको हम पहले अरस्तु ने जैसे किसका नाम दिया था? प्रशासनिक का। प्रशासनिक का नाम दिया था। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है निर्वाचित और दूसरी होती है, 1 नंबर पर निर्वाचित और दूसरी होती है
नियुक्ति के आधार पर। तो निर्वाचित होती है वो जनता के द्वारा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शासन का संचालन करने वाली सरकार में है, जिसके अंतर्गत जैसे यहाँ पर कार्यपालिका में यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उसका मंत्री परिषद, ये क्या है कार्यपालिका। लेकिन ये कार्यपालिका कौन सी कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका। तो हम शासन व्यवस्था के स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो हमारे संविधान में क्या है, निर्मित है। व्यवस्थापिका ये कानून को लागू करने का कार्य करती है, और ये कानून का क्या कर रही है, कानून का निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च जो संस्था है उसका नाम है व्यवस्थापिका, और कानून को लागू करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है कार्यपालिका। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, सरकार। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, संसद। आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, संसद। ध्यान देना। और ये जो क्या होती है, कानून का क्या हो रही, बने हुए कानून का उल्लेख करना। इसका मूल उद्देश्य क्या है, कानून का क्या करना, उल्लेख करना। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किसने बनाया, ये सिस्टम हमारे संविधान ने बनाया। ये सिस्टम किसने बनाया, संविधान में बनाया। और संविधान जहाँ होता है वहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था होती है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जहाँ पर भी क्या आती है, ध्यान देना, शासन के दो रूप होते हैं, एक तो होता है राजतंत्रात्मक और दूसरा होता है लोकतंत्रात्मक। तो राजतंत्रात्मक में शासन होता है वो राजा के अनुसार चलाया जाता है, और राजा धर्म के अनुसार है। राजा को शासन चलाने का जो आधार है वो धर्म है, और जो लोकतंत्र में शासन चलाने का जो आधार है वो संविधान है। जहाँ भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर संविधान होते हैं, और संविधान के अनुसार ही शासन का संचालन किया जाता है। तो ध्यान देना, जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर संविधान है, और ये संविधान शासन व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं कि इसके अनुसार शासन व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से शासन व्यवस्थाओं में यहाँ ये जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत समस्त प्रक्रियाएं किसके द्वारा होगी, कानून के द्वारा ही संचालित होगी। इसलिए इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कानून ही सर्वोच्च होते हैं। लोकतंत्र में और संविधान में सर्वोच्च कौन होता है, अंतिम, और सर्वोच्च क्या है, कानून है। क्योंकि शासन किन के अनुसार चलाए जा रहे हैं, कानून के अनुसार चलाए जा रहे हैं, और कानून ही शासन है। इसलिए इस शासन को हम विधि का शासन, किसका शासन, विधि का शासन के नाम से भी जानते हैं। किसके शासन के नाम से, विधि के शासन के नाम से भी जानते हैं। और इनमें सर्वोच्च और अंतिम यहाँ पर हमारे देश का प्रथम नागरिक है वो कौन है, राष्ट्रपति है। और जो जनता है, राष्ट्रपति है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, कानून के प्रति उत्तरदायी है। कानून संविधान के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति किसी भी पद के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो और चाहे से वो एक निम्न तक कार्य हो, उसके लिए उच्च पदों के लिए संविधान की शपथ दिलाई जाती है। शपथ दो प्रकार की दिलाई जाती है, एक तो संविधान की और दूसरी कर्तव्य निष्ठा की, जिसको हम गोपनीयता की शपथ के नाम से भी जानते हैं। तो संविधान को हाथ में लेकर के मैं संविधान के बने नियमों के अनुसार शासन संचालित करने और उसके
बने हुए कानून को बनाए रखने के लिए अपना संकल्प लेता हूँ। तो इस प्रकार जो भी कार्य किए जाते हैं वो कानून के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इनसे भटकर के कार्य नहीं किया जा सकता है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है कि कानून का शासन और कानून के शासन के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। इसलिए विश्व के सभी देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का वर्तमान परिक्षेत्र के अंतर्गत करीब सभी देश लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं। इसलिए संविधानों का महत्व दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दिया गया है कि संविधान के बारे में आपको बताया, हम पहले संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी विशेषताओं के भारत के संदर्भ में बाद में पढ़ेंगे। बाद देखेंगे कि भारत के संदर्भ में भारतीय संविधान क्या है। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो अन्य देशों की, हमने कॉमन रूप से ये देखा है कि संविधान क्या है और संविधान क्या काम करता है और संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो समस्त जो प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो कार्यपालिका की हो, चाहे वो व्यवस्थापिका की हो, चाहे वो न्यायपालिका की हो, इसके अंतर्गत जो समस्त प्रक्रियाओं में नियुक्ति संबंधी आ जाती है। उसकी नियुक्ति संबंधी है, उसकी जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसको कार्य न करने के कारण उसको शिष्टाचार या अक्षमता के आधार पर ये जो पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है, ये समस्त प्रक्रियाएं किसके अनुसार होगी? कानून के अनुसार होगी, संविधान की प्रक्रिया के अनुसार ही होगी और सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही उनको क्या किया जा सकता है, इस प्रकार ये दिया जाता है। तो यहाँ जो मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण यहाँ पर संविधान के महत्व को स्पष्ट कर रहा है कि संविधान किस प्रकार से संचालन और उसका क्या महत्व है, संविधान से एक शासन व्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है, वो क्या काम करता है। क्योंकि संविधान के बिना शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो उस पर जो शासन करने वाले जो पदाधिकारी होंगे वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी होंगे। क्या होंगे? निरंकुश और स्वेच्छाचारी होंगे और वो अपने मनमाने पूर्ण कार्यों के माध्यम से क्या करेंगे? शासन का दुरुपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करेंगे। इसलिए संविधान शासन की समस्त प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है। तो शासन व्यवस्थाओं को जो लोकतंत्र में जो जनता है उसके हितों की पूर्ति यानी शासन को नियंत्रण करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा किया जाता है। तो एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर आपको कोई ये प्रश्न पूछ ले कि संविधान नहीं हो तो क्या हो, तो आप बताएंगे संविधान नहीं होगा तो शासन भी नहीं होगा। क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा तो शासन निरंकुश होगा और वह शासन निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन के समान होगा। जिस प्रकार राजतंत्र में राजा निरंकुश हो जाता था, सर्वाधिकारवादी हो जाता था, उसी प्रकार शासन निरंकुश बन जाएगा और इसमें जनता अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट की गई है। और तो हम आगे देख रहे हैं अब दूसरे नंबर पर ये देख रहे हैं कि संविधान क्या है। दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि संविधान क्या है। इसका मतलब है संविधान राज्य है और
ये राज्य जनता के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए क्या करता है, व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। इस व्यवस्था पर जनता का क्या बने, विश्वास बने, क्योंकि जनता का जब विश्वास होगा तो ही ये व्यवस्थाओं में क्या बनेगी, सहभागिता निभाएगी। इस व्यवस्था की सहभागिता निभाने के लिए सहभागिता निभाने के लिए विश्वास होना जरूरी है। इसके लिए इस राज्य ने किसका निर्माण किया, संविधान का। और संविधान ने इस व्यवस्था का क्या नाम दिया, सरकार का नाम दिया। इस सरकार, इसका क्या काम हुआ विशेष रूप से कि ये जनता के विकास के लिए क्या कर रही है, परिस्थितियां का निर्माण कर रही हैं। जनता के विकास के लिए ये क्या कर रही हैं, परिस्थितियां बनाएगी। और इन परिस्थितियों का निर्माण इनके जो जनता के लिए क्या करेगा, परिस्थितियां निर्मित करेगी। इन परिस्थितियों को निर्मित करने के लिए एक नंबर पर तो क्या करना, इनको संसाधन उपलब्ध कराना, और 2 नंबर पर क्या है, इन संसाधनों का सदुपयोग कराना। 1 नंबर पर संसाधन उपलब्ध कराना और 2 नंबर पर है इनके मार्ग में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को क्या करना, दूर करना। इन बाधाओं को क्या करना, दूर करना। ये जो परिस्थितियां हैं जनता के लिए, यहाँ जनता और सरकार दोनों की सहभागिता निभाएगी। और दोनों की सहभागिता निभाने का जो आधार होगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सरकार 2 रूप में भागीदार बनेगी। 1 नंबर पर शासन के रूप में और 2 नंबर पर प्रशासन के रूप में। 1 नंबर पर शासन के रूप में और 2 नंबर पर प्रशासन के रूप में। तो ये इस प्रकार का जो कार्य करने का जो आधार होगा, ये कार्य शासन की संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। और संवैधानिक तरीके से करने के कारण ये पूरी तरह से ये संविधान अपनी देश की परिस्थितियों के अनुसार किया जाएगा। अब सभी देश हैं, ये जो राज्य हैं, सब राज्यों की सबकी अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं और सबकी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण सब अपने अपने शासन व्यवस्था को अपने अनुकूल डाल लेते हैं और ये अनुकूल डालकर उसी प्रकार के संविधान का निर्माण करते हैं। जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन अध्यक्षात्मक की तरह होगा और संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में संसदात्मक के अनुरूप होगा। और जहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर शासन अपनी अलग तरीके से कार्य करेगा। तो देखिए, हम ये देखें कि अगर सरकार के बारे में, शासन के बारे में, सरकार के बारे में आपको पूछे कि यहाँ पर शासन है, ये सरकार है और सरकार शासन चलाती है, तो शासन और प्रशासन, शासन में चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं, प्रशासन में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से इसका संचालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का क्या हो गया, एक प्रकार का सिस्टम हो गया। तो इस व्यवस्था को हमने किसका नाम दिया है, इसका नाम दिया है राज व्यवस्था। इसका नाम दिया है, शासन व्यवस्था का है, राज व्यवस्था का है, दोनों का एक ही आता है। अब हम देखें कि शासन व्यवस्था के रूप में हम देखें, देखिए अरस्तु के अनुसार शासन 2 प्रकार का होता है।
प्रकार का लोग, एक राजतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र राजा का शासन और गणतंत्र संविधान का शासन। हम जो जनता के द्वारा चुना हुआ जो शासन है उसका नाम गणतंत्र है। यहाँ इसके भी दो रूप हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन और दूसरा है संसदात्मक शासन। गणतंत्र में भी दो हैं, एक अध्यक्षात्मक और दूसरा है संसदात्मक। राजतंत्र का अध्यक्षात्मक और राजतंत्र का संसदात्मक शासन। राजतंत्र का अध्यक्षात्मक शासन कहाँ पर है? इटली, जर्मन, यहाँ पर। राजतंत्र का संसदात्मक शासन कहाँ पर है? ब्रिटेन। गणतंत्र का अध्यक्षात्मक शासन, गणतंत्र का अध्यक्षात्मक कहाँ पर है? अमेरिका। गणतंत्र का संसदात्मक शासन कहाँ पर है? भारत। ये जैसे राजतंत्र का अध्यक्षात्मक शासन इटली और जर्मन में है, राजतंत्र का संसदात्मक शासन कहाँ पर है? ब्रिटेन, जो विश्व के संविधानों का जनक कहलाता है। विश्व के संविधानों का जनक कौन है? ब्रिटेन। विश्व की समस्त शासन प्रणालियों का आधार कौन है? ब्रिटेन, जिसने सबसे पहले विश्व में सबसे पहले शासन और संविधानों का निर्माण किया, इसलिए ये विश्व का सबसे विकसित और परिपक्व देश है। गणतंत्रात्मक शासन, लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला जो देश है वो कौन सा है? अमेरिका। विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वो किसका है? अमेरिका का। विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो कौन सा है? भारत का। तो ये विश्व के संदर्भ के अंतर्गत, हमने विश्व के संदर्भ के अंतर्गत देखें कि विश्व की तुलना देखी कि विश्व के अंतर्गत जो संविधान है वो कहाँ कहाँ है विश्व के। ये शुरू के अंतर्गत इटली और जर्मन ऐसे संविधान हैं जहाँ पर राजा के द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा है और शक्तियों का एकमात्र स्रोत। यहाँ पर हम राजतंत्र का, यहाँ पर दूसरा उदाहरण जापान भी ले सकते हैं। जापान में भी ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली है। और इसके अलावा जो तीसरा एक दृष्टिकोण है जिसको हम क्या कहेंगे? निरंकुश, यानी एक दलीय शासन व्यवस्था जिसका नाम है, जिसके अंतर्गत चीन है। चीन की जो शासन प्रणाली है वो एक दलीय शासन प्रणाली के संदर्भ में है। तो हमने आज के इस संदर्भ में हम देख रहे हैं भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता, लेकिन हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ने से पहले हम संविधानों की रूपरेखा पढ़ रहे हैं कि संविधान क्या होता है और विश्व के अंतर्गत संविधानों की जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से अपनाई गई है। और इस प्रकार संविधानों की रूपरेखा के माध्यम से हम संविधानों को हमारे देश के जो संविधान है उनकी दूसरे देशों की तुलना करके अध्ययन कर सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें संविधानों का क्या किया गया है? मिश्रण है। विश्व के सभी संविधानों का क्या किया गया है? मिश्रण किया गया है। तो हमने ये देखा कि भारतीय जो संविधान है इसकी जो प्रमुख विशेषता है उस विशेषताओं में हमने सबसे पहले संविधान पर ही प्रकाश डाला है। सबसे पहले इस बिंदु पर प्रकाश डाला है और इस बिंदु पर इसलिए प्रकाश डाला है कि संविधान क्या है, संविधान का क्या महत्व होगा। हम कॉमन चीज़ से देखें, संविधान क्या है?
तो हम बताएंगे कि संविधान एक लिखित निर्मित दस्तावेज है जो शासन की समस्त प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है और वो सर्वोच्च और अंतिम है। उसका उल्लंघन करना, उसका पालन करना सभी का परम कर्तव्य है। जो उसका उल्लंघन करता है उसको दंड का प्रावधान करता है। तो देखिए, हम सबसे पहले विशेष रूप से हम ध्यान से देखें कि संविधान हमने आज के इस बिंदु में हमने ये देखा है। हम सबसे पहले संविधान शब्द समझ रहे हैं कि वास्तव में संविधान होता क्या है। तो हम सबसे पहले ये है, संविधान एक लिखित और निर्मित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित और निर्मित दस्तावेज है जो शासन को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश करता है और उसका पालन करना सभी व्यक्तियों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी संस्थाओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो उसका पालन नहीं करता उसका दंड का प्रावधान है। तो इसमें शर्तें हो गई 3। इसमें देखिए संविधान क्या है, 1 नंबर पर लिखित निर्मित दस्तावेज। लिखा है और बनाया गया है, लिखा गया है, बनाया गया है ये दस्तावेज। 1 नंबर, शासन को संचालित करने के दिशा निर्देश। शासन को संचालित करने का दिशा निर्देश है। 3, सभी के द्वारा पालन करना आवश्यक। और 4 नंबर पर उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान। ये 4 संविधान की 4 शर्तें आई। लिखित और निर्मित है, शासन को संचालित करने के दिशा निर्देश हैं, सभी के द्वारा पालन करना आवश्यक है और जो उल्लंघन करता है उसको क्या किया जाएगा, दंड का प्रावधान। तो ये इसकी एक प्रकार से क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। और अगर ये नहीं हो, ध्यान देना, अगर ऐसा नहीं हो, ये तो इसकी विशेषता हो गई, ये इसका महत्व भी हो गया। ये क्या है, अगर हम ये बताएं कि इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, तो ये क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। शासन में संतुलन, इसका महत्व की बात करें, इधर देखना, अगर इसकी महत्व की बात करें कि इसका क्या महत्व है, महत्व की बात करें तो महत्व क्या बताएगा, शासन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक। पहली बात। 2 नंबर पर यह है कि निरंकुशता को रोकने के लिए, आवश्यक है। और तीसरी बात है कानून की सर्वोच्चता। कानून की क्या बनी रहती है, सर्वोच्चता बनी रहती है। शासन का संतुलन कानून से बनता है, विश्वसनीयता बनी रहती है, समायोजन का काम होता है
निरंकुशता को रोकने के लिए संविधान का होना आवश्यक है और कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए इसका होना आवश्यक है। अब तीसरी रूप में हम ये देखें कि अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, जस्ट इनका उल्टा हो जाएगा, अराजकता और अव्यवस्था हो जाएगी। अगर ये नहीं हो तो क्या हो, अगर हम इसको यही कहें कि ये इसके दोष क्या हैं, अगर ये नहीं हो इसका क्या हो, तो महत्व का मतलब दोष, और दोष का मतलब अगर ये नहीं हो तो क्या हो, इसका मतलब है संविधान के बिना शासन कैसा बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम कहेंगे कि अराजकता व अव्यवस्था, निरंकुश शासन, अराजकता और अव्यवस्था है वो कहिए, अन्याय का वातावरण, अन्याय का वातावरण। यहाँ संविधान की क्या दी गई है, यहाँ संविधान की क्या दी गई है, परिभाषाओं के माध्यम से विशेषताएं हैं। यहाँ इसके महत्व को दर्शाया है, यहाँ इसके दोष। संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, अराजकता और अव्यवस्था हो जाएगी, निरंकुश शासन बन जाएगा, अन्याय का वातावरण होगा, व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा। तो ये हमने संविधान के संदर्भ में देखा है। अब हम आगामी वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के संदर्भ के अंतर्गत कि भारत के संविधान में किस प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है। धन्यवाद।